और अब बात करते हैं परीक्षा की। तो मुन्ना भाई की अब खैर नहीं। जी हां, मुन्ना भाई जो मध्य प्रदेश के बोर्ड परीक्षाओं में फर्जी परीक्षार्थी बनकर बैठा करते रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश बोर्ड अब सख्त हो गया है, परीक्षा को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। और इस बार जो तैयारी की गई है उससे मुन्ना भाई भी आसानी से पकड़ में आ जाएंगे और परीक्षा में छात्र की जगह कोई दूसरा बैठकर फर्जी तरीके से एग्जाम नहीं दे सकेगा। और इसके लिए एडमिट कार्ड में क्यूआर कोड लगाए जाएंगे और इससे कैसे मुन्ना भाई धरे जाएंगे, नकल पर कैसे लगाम लगेगी, ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। नारा है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और इस नारे पर हर राज्य अपने अपने तरीके से काम करते हैं। बच्चों का भविष्य सुनहरे अक्षर से लिखा जाए, इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद नकल की खबरें सामने आती हैं। मतलब छात्र पढ़ाई की जगह नकल पर ध्यान देते हैं। इसके लिए तरह तरह के जुगाड़ करते हैं। कोई चिट लेकर पहुंचता है तो कोई पहुंचता ही नहीं, बल्कि पहुंचते हैं छात्रों की जगह मुन्ना भाई। वो मुन्ना भाई जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन अब वो सावधान हो जाएं, क्योंकि एमपी में शिक्षा विभाग ने नकल पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। नया आदेश आया है। क्या है आदेश और कैसे इससे नकल पर लगेगी लगाम, ये समझिए। नकल पर लगाम, मुन्ना भाई सावधान। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सख्ती। आंसर शीट पर होगा बार कोड, एडमिट कार्ड में होंगे क्यूआर कोड। मतलब अब पूरी तैयारी की जा रही है मुन्ना भाई पर नकेल कसने के लिए। एमपी में इस साल 10वीं और 12वीं करीब 17 करोड़ छात्र परीक्षा देंगे। संभवतः फरवरी के महीने में परीक्षा ली जाती है, जिसके लिए शिक्षा विभाग अभी से तैयारियों में जुटा है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कैसी है व्यवस्था, ये समझिए। नकल रोकने के लिए कदम। प्रवेश पत्र से परीक्षा केंद्र में मिलेगी एंट्री। प्रवेश पत्र में क्यूआर कोड का होगा इस्तेमाल। मेन गेट पर क्यूआर कोड होगा स्कैन। परीक्षा केंद्र पर ऐप से क्यूआर कोड होगा स्कैन। स्कैन करने पर छात्रों की पूरी जानकारी मिलेगी। छात्र और स्कूल के नाम की मिल जाएगी जानकारी। रजिस्ट्रेशन नंबर की मिलेगी जानकारी। इस वर्ष की परीक्षाओं के लिए बोर्ड के निर्णय के अनुसार प्रवेश पत्र पर क्यूआर कोड प्रिंट करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कि परीक्षार्थियों के जो वास्तविक डेटा और उनकी वास्तविक फ़ोटो हमारे पास हमारे डेटाबेस में रहेगी और संदेह की स्थिति में उसको क्यूआर कोड के माध्यम से वेरीफाई किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के इस कदम से नकल पर विराम लगाया जाएगा। वहीं परीक्षा की निगरानी ऑनलाइन की जाएगी। इसके लिए एक खास ऐप भी तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नहीं आ रहे थे, अब उन्हें पकड़ने के लिए एक कदम और आगे प्रशासन बढ़ गया है। इसकी और तह तक चलते हैं, इसकी गहराई में चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह की समस्याएं और किस तरह से समाधान इसका निकाला गया है। कब कब पकड़े गए मुन्ना भाई? खरगोन में पिछले साल 9 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए थे, क्योंकि वो नकल करा रहे थे और नकल करने के दौरान उन्हें पकड़ा गया था। आपको बता दें कि खरगोन में पिछले साल 9 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए थे और इसके बाद भी ये कहानी यहीं नहीं रुकी और आगे कहानी बढ़ती गई। अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग जगह पर इस तरह के मुन्ना भाई धरे गए हैं और इसके लिए जो कोशिश है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि अब कैसे पकड़ा जाएगा ये हम बता दें। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सख्ती बरती जा रही है, जिसमें कि एडमिट कार्ड्स को क्यूआर कोड के साथ अटैच करके उसके स्कैन करने के साथ ही उसमें जो डिटेल्स हैं वो सामने आएंगी और साथ ही साथ 10वीं और 12वीं की खासकर जो परीक्षा बोर्ड एग्जाम्स रहेंगे उन एग्जाम्स में इसे इस्तेमाल किया जाएगा। एडमिट कार्ड्स को क्यूआर कोड के साथ अटैच किया जाएगा। कुछ इस तरह का क्यूआर कोड वहां पर आपके एडमिट कार्ड पर होगा और कुछ इसी तरह की व्यवस्था वहां होगी ताकि छात्रों की पहचान हो सके, फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा जा सके। स्कैन करके क्यूआर कोड को
पूरी जानकारी मिल जाएगी और क्यूआर कोड स्कैन होते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे में किसी भी तरह के फर्जीवाड़े से बचने के लिए, अवैध तरीके से एग्जाम देने गए मुन्ना भाइयों को पकड़ने के लिए ये जो विधि है, ये जो कोशिश है, वो काफी कारगर साबित हो सकती है। ये एक प्रयास रहेगा, एक कवायद की जा रही है नकल रोकने की, ताकि नकल रहित परीक्षा कराई जा सके। अब इससे होगा क्या, आपको बता दें, फर्जी परीक्षार्थियों की पहचान हो जाएगी, क्योंकि फर्जी तरीके से जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, असली जो छात्र जो पूरी मेहनत कर रहा है उसके साथ यहां अन्याय नहीं होगा। परीक्षा में ऐसे परीक्षार्थी नहीं बैठ पाएंगे जो इस तरह के मुन्ना भाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गड़बड़ी पर रोक लगाने का ये एक प्रयास है, जिससे कि लोगों को ठीक तरीके से नकल रहित एग्जाम करवाया जाए। एक्स्ट्रा कॉपी स्कैन पर जानकारी मिल जाएगी। अगर एग्जाम में अगर आप एक्स्ट्रा शीट लेते हैं तो आंसर शीट खो जाने की जो आशंका है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपकी आंसर शीट कहीं इधर उधर हो गई है तो स्कैन करके उसका पता लगाया जा सकेगा। नकल पर लगाम लगाने से बच्चों में क्या बदलाव आएगा, उन्हें उनका पढ़ाई पर फोकस बढ़ेगा। उससे उम्मीद उन्हें जो होगी कि नकल होकर के हम किसी तरह से अगर पास हो जाया करते थे तो वो उम्मीद खत्म हो जाएगी। तो वो अपनी मेहनत पर भरोसा करना सीखेंगे और बेहतर रिजल्ट होंगे। जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेसी का होगा, हमारे सामने होगा, वो एक्यूरेसी के आधार पर रिजल्ट होगा। और उससे न सिर्फ लोगों को, बच्चों को, बल्कि स्कूल अभिभावकों को, स्कूल प्रबंधन को भी इससे लाभ होगा। बात करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ दो खास मेहमान अरविंद माहेश्वरी साहब हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। ओपी दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड वरिष्ठ व्याख्याता हैं, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और अरविंद जी, एक सवाल ये रहता है हमेशा मन में बच्चों के एग्जाम टाइम में कि अगर चीटिंग करवे ली तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये सिस्टम को खोखला कर देने वाली एक बहुत लंबे समय से, पुराने समय से चली आ रही विधा है, जो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से की गई। तो अगर नकलची डाल है तो अब शिक्षा विभाग पात होगा? वो नहीं होगा सर। अब उस समय बच्चों को उस समय ये लगता है कि हमारा बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, मगर फ्यूचर में अगर सोचेगा तो उसका नुकसान तो है ही उसके लिए बहुत, क्योंकि वो नकल से पास होके वो आगे की कक्षा में कब तक बढ़ता रहेगा। असली कक्षा तो सर स्कूल कॉलेज के बाद शुरू होगी। अगर पढ़ाई ठीक तरीके से की होगी, एग्जाम अच्छे दिए होंगे तो निश्चित रूप से अरविंद जी इसका जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। ओपी दीक्षित साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओपी दीक्षित जी, अब एक कवायद की जा रही है जिसमें कि आइडेंटिटी कार्ड और आंसर शीट पर कुछ क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, जिससे कि जिसकी आंसर कॉपी है या आंसर शीट है वो उसी के पास रहेगी और कोई दूसरा उसकी जगह बैठकर परीक्षा नहीं दे सकेगा। जैसा कि अमूमन इन दिनों हम देखते हैं कि पैसे लेकर जिनको पहले से एग्जाम आता है ऐसे लोगों को बिठा दिया जाता है कि आप दीजिए एग्जाम। कैसे देखते हैं सर इसे आप? न्यूज 18 का सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, राष्ट्र उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। मेरा ऐसा मानना है कि तकनीकी प्रयास कर रहे हैं, अच्छा है। इसके पूर्व यह सारी कवायद परीक्षा के समय ही क्यों की जा रही? सत्र प्रारंभ होने के समय से ही हम पॉजिटिव एफर्ट्स करें, सकारात्मक प्रयास करें, कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित हों, शैक्षणिक व्यवस्थाएं प्रभावशाली हों, ताकि अभिभावक, समाज और बुद्धिजीवी वर्ग सभी मिलकर के, शिक्षा विभाग सभी लोग मिलकर के सकारात्मक प्रयास करें, ताकि ये स्थिति धीरे धीरे नियंत्रित हो। केवल तकनीकी प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, मैं मानता हूँ अच्छी बात है। ये केवल 10वीं और 12वीं तक ही सीमित नहीं, अन्य परीक्षाओं में भी इसको लागू करना होगा। जो व्यावसायिक परीक्षाएं होती हैं, प्रशासनिक परीक्षाएं होती हैं, चयन प्रणाली हमारी है, वहाँ भी इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। परंतु यह सहज और मूल निराकरण नहीं है। फंडामेंटल निराकरण तो यह है कि हम ऐसी व्यवस्था करें जिसमें बच्चे का मानसिक चिंतन उस तरफ जाए ही नहीं, ना ही समाज उस तरफ उन्मुख हो, ना बच्चा उस तरफ सोचे। हम अपना ध्यान, अपना विवेक इस बात पर केंद्रित करें कि हमें स्टडी करना है, हमें पढ़ लिख करके अच्छा बनना है। यदि मूलतः उनके पास कुछ है नहीं तो निश्चित मानिए को मानसिक विचलन तो होना है, मेंटल डेविएशन तो होता है। एक मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव होता है कि वो सुविधाएं मिलने पर वो गलत है अथवा सही है, साधन वो उचित है या अनुचित है, वो प्रवृत्त होता है। ये प्रवृत्ति होती है मनुष्य की, सामान्य मनुष्य के। बच्चे हैं
इस स्थिति में स्थिति बहुत देखी जाती है। जी। 10वीं का बच्चा है, लगभग किशोर अवस्था में होता है। इस अवस्था में आप बच्चे से अपेक्षा करें कि वो गलत कार्य की ओर उन्मुख ना हो, चिंतन कर सकता है, परंतु उसमें समाज का, परिवार का और शिक्षा विभाग का सभी का योगदान है। तो मैं मानता हूं कि अच्छा प्रयास है, परंतु इसकी प्रयास सत्र शुभारंभ चाहे वो अप्रैल से शुरू करता हो कोई राज्य या जुलाई से शुरू करता हो, उस समय से ही किए जाने चाहिए और उस पर ठोस जमीन स्तर पर काम होना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ तभी ये एग्जाम्स नीतियां में ही स्थायी रूप से ऐसे कार्यरत प्रयास हो होंगी। ओपी जी की नकल रोकनी है या उड़न दस्ते आते हैं एग्जामिनेशन तात्कालिक व्यवस्था कर ली वहां पर ये उतना प्रासंगिक नहीं रह जाता, क्योंकि बच्चों को ये जानकारी पहले से ही दी जाए, उनके पाठ्यक्रम में ये बातें अगर सुनिश्चित की जाए तो मुझे लगता है कि बदलाव होगा। अरविंद माहेश्वरी जी से भी इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। बिल्कुल, मूल ये आधार नकल को रोकने के लिए मैं आ रहा हूं, ओपी जी सुनिए ना, मैं आ रहा हूं सर। अरविंद जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं कि नकल को रोकने के लिए जो प्रयास है वो सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल तक सीमित ना रहे, बल्कि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। और जो तकनीकी पहलू, तकनीकी प्रयास हो रहे हैं अरविंद जी, वो तो ठीक है, कुछ कुछ जैसे ओपी जी ने कहा कि वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ और प्रयास भी करने होंगे। और प्रयास से मतलब ये है सर कि बच्चे के मन में शुरू से जब से वो अपनी क्लास स्टार्ट करता है तो उसके मन में ये ना रहे कि मैं नकल से पास होऊंगा, मैं इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा वहाँ पर। उसको शुरू से ये आदत डाल दें कि आपको नकल से पास नहीं होना है, उसकी मेहनत का महत्व बताया जाए और उसको उससे प्रेरित किया जाए, तो वो निश्चित है उसको उस मामले में सफलता मिलेगी और बच्चे में एक पढ़ने के प्रति लगन भी आएगी और अगली कक्षाओं में उसका क्या लाभ होने वाला उन सब चीज़ों की भी बताया जाए तो निश्चित बच्चे को लाभ होगा उस संबंध में। कुछ छात्रों की जो ओपीजी टेंडेंसी होती है उनकी यही होती है कि एग्जाम टाइम में किसी न किसी तरीके से पर्ची चलाकर, चीटिंग करके या मुन्ना भाई को बिठाकर किसी अपनी जगह दूसरे को बिठाकर, हालांकि स्कूल्स में ऐसा नहीं हो पाता और जगह जैसे कमर्शियल एग्जाम्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा होता रहा है। तो जो नकल करने की सर ये टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को कुछ लोगों ने बहुत सीरियसली लिया हुआ है। उन लोगों की क्या मानसिकता होती है? क्या कोई मजबूरी होती है या फिर वो बहुत पढ़ाई को बहुत गंभीरता से नहीं लेते या फिर उनके मायने ही वो समझ नहीं पाए कि ये एग्जाम्स क्यों होते हैं, ये पढ़ाई क्यों होती है? क्या ये समझाना जरूरी है लोगों को, जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें? मैं समझता हूं अगर बच्चे की चेकिंग अच्छे से ली जाए तो ऐसी स्थितियां बनेंगी ही नहीं। वो जहां लापरवाहियां हो रही हैं और वहीं पर ऐसी स्थितियां क्रिएट होती हैं, मैं नहीं समझता कि अगर लापरवाहियां ना हो तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। लापरवाहियां होती हैं ऐसी स्थितियां तभी क्रिएट होती हैं। बिल्कुल, सभी जगह तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो बहुत सी जगह सब ऐसे बच्चे बैठे हुए मिलेंगे और हायर एग्जामिनेशन है और उनके कंपटीशन एग्जामिनेशन है, तो लापरवाहियां हो रही हैं। तो जैसे ऐसे ऐसे बच्चे टेक्निक ला रहे हैं तो वैसे वैसे गवर्नमेंट भी टेक्निक ला रही है उस संबंध में कि कैसे रोका जाए इन सब ये ध्यान उस तरफ जाए ही ना कि नकल से पास होने का कोई ऑप्शन भी है। ओपी दीक्षित जी, चलते चलते एक रिएक्शन आपसे इस पर भी लेना चाहेंगे कि ये लोगों में, छात्र छात्राओं में ये मानसिकता पैदा ही ना हो, इसके क्या प्रयास हो सकते हैं या क्या ऐसी परिस्थितियां होती होंगी कि छात्र छात्राओं के दिमाग में ये जाता है कि नकल की जा सकती है? आपने बहुत प्रासंगिक प्रश्न है आपका। इसकी व्यवस्थाएं मैंने पहले कहा, माता पिता जितने स्टेक होल्डर्स हैं शिक्षा प्रणाली के, गार्जियंस, टीचर, प्रबंधक, संचालक, शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी, नीति नियामक, सभी मिलकर के और बुद्धिजीवी वर्ग, संवेदनशील वर्ग, सभी के समवेत प्रयास आवश्यक है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम प्रारंभ से ही वह स्थिति ही निर्मित ना होने दें। यद्यपि इसमें समय लगेगा, मेरा मानना है, पर इसके जो दूरगामी परिणाम आएंगे वो बहुत सकारात्मक होंगे। सभी लोग मिलकर के चिंतन करें, उस विषय में सोचें कि ये स्थिति ही निर्मित ना हो। ये तात्कालिक हल हो सकता है, मैं मानता हूं, हाँ, परंतु एक सुरक्षा की दृष्टि से एक सुरक्षा की स्थिति में ये सुरक्षा के लिए भी एक प्रयास इसे कह सकते हैं। ओपी दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद माहेश्वरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब बात करेंगे आगे